देखो इससे पिछले वीडियो में और पीछे मैंने आपके लिए विद्युत धारा कैसे कहते हैं, विद्युत धारा कैसी राशि है, ठीक है। फिर उसके बाद में माध्य मुक्त पथ, शांतिकाल और अनुमान वेग, ये आपको पढ़ा दिया है और इसमें एक एक नंबर की इम्पोर्टेंट हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो हेडिंग डालिएगा। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में 2 या 3 नंबर में आता है। देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बारे में आपको पहले बता दिया गया है। यानी बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है, वह केवल उन्हें तार की लंबाई के अनुदिश एक नियत सूक्ष्म वेग ही दे पाता है। सही है ना। जो इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग पर निर्भर रहता है, इस नियत सूक्ष्म वेग को ही क्या कहते हैं, हम उसका अनुगमन वेग कहते हैं। बीडी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है नहीं। और उसमें बताया था मैंने आपके लिए, जो अनुगमन वेग है वो बहुत कम होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के लगभग होता है। और औसत ऊष्मीय वेग जो होता है वो 10⁵ मीटर पर सेकंड होता है। ये बात बताई थी ना। तो यहाँ आज जो आपका टॉपिक है वो है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। इम्पोर्टेंट है, इसके लिए फिगर बना लीजिएगा। ये कोई तार है धातु का, ठीक है, जिसकी अंतस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। सबसे पहले बेटे हम जानते हैं कि किसी भी चालक में विद्युत धारा की जो प्रबलता होती है वो उस चालक के किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले आवेश की मात्रा से मापी जाती है। तो लिखेंगे ये जो दिखाए हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन है, आवेश है बीडी, उसका अनुगमन वेग है, वैद्युत क्षेत्र ई है। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुगमन वेग से चलेंगे। विद्युत क्षेत्र इधर को लग रहा है तार पर, तो ये इधर जाएगा। लिखिएगा, किसी चालक में वैद्युत धारा की प्रबलता उस चालक के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद के किसी क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले आवेश की
गुजरने वाले आवेश की मात्रा से मापी जाती है। यदि किसी धातु के तार के सिरे बैटरी से जुड़े हैं, जिसके फलस्वरूप तार में एक वैद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र ई के विरुद्ध अनुगमन वेग या अपवाह वेग, दूसरी भाषा में लिख के आ जाता है कभी कभी अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग से चलने लगते हैं। माना तार में स्मॉल t सेकंड में अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर गुजरने वाले आवेश की मात्रा q कूलम्ब है। t सेकंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर गुजरने वाले आवेश की मात्रा q कूलम्ब है। तो धारा की प्रबलता I बराबर Q/T, समीकरण 1। बात ज़्यादा समझ में आ रही है? यदि 30 सेकंड में किसी चालक में Q आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जा रहा है या चालक में प्रवाहित हो रहा है, तो चालक में बहने वाली धारा I बराबर Q/T होगी। ये बात पीछे भी पढ़ चुके हैं आप, है ना। हमें यहाँ इसकी लैंग्वेज दूसरी तरह से लिखी गई है, ठीक है नहीं। तो समीकरण नंबर 1, इसके आगे फिर लिखना है, माना तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A मीटर स्क्वायर है। तथा तार के प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। एवं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। ये लिखा है इसमें, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग Vd है। तो 1 सेकंड में
तो 1 सेकंड में तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से होकर तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से होकर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल लिखना, परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaBD होगी। NaBD होगी तथा T सेकंड में NaBDT तथा T सेकंड में NaBDT इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा स्मॉल e हो तो T सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर गुजरने वाले आवेश की मात्रा निम्न होगी, अर्थात Q बराबर NaBDT गुणा E बराबर NeaBDT। बात समझ में आ रही है भाई? मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा इसको, अभी पहले देख लीजिए। Q बराबर इतना, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर भाई विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंधित तो निकलवाया है, तो Q का मान समीकरण 1 में रखने पर Q का मान समीकरण 1 में रखें तब बेटे I बराबर आ जाएगा NeaBDT अपॉन T। इसे T कट जाएगा तब I बराबर आ जाएगा आपका NeaBD। यही वैद्युत धारा तथा इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध है या संबंध का व्यंजक है। दोबारा देखिए, इसको गौर से समझ लीजिएगा। हेडिंग है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध। इस चीज का उपयोग, इस सूत्र का उपयोग ओम के नियम में करना होगा। और बोर्ड में बड़े नंबर में आता है, वो सीधा कहेगा ओम के नियम को अनुगमन वेग के आधार पर सिद्ध कीजिए। ओम के नियम को अनुगमन वेग के आधार पर स्थापित कीजिए, तो निकालना होगा V बराबर आई आर करके, आर बराबर V अपॉन आई, इसी से निकल के आएगा। अभी मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। ये कोई तार है, कटा हुआ है, जिसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A है।
सही है ना। तो ये बात हम जानते हैं कि तार में जो विद्युत धारा बहती है उसका सीधा सीधा किससे, विद्युत धारा की प्रबलता को हम हमेशा उस तार में होकर या चालक में होकर बहने वाले आवेश की मात्रा से नापते हैं। यदि ये कोई तार है, इस तार को बैटरी के सिरों से जोड़ दें, जब बैटरी के सिरों से जोड़ेंगे तो इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। जैसे ही विद्युत क्षेत्र स्थापित होगा तो इसमें जो तार के एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है गति करने लगेंगे और अनुगमन वेग से चलने लगेंगे, और इनकी एक नियम होगा, इनका जो अनुगमन वेग से चलेंगे ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलेंगे। यदि मान लिया जाए इस तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से t सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा q कूलम्ब हो, तब उस तार में बहने वाली धारा I बराबर q/t होगी। जरूरी नहीं है जो मैंने लैंग्वेज बोली है उसी से लिखें, आप सीधा सीधा यहाँ से भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं किसी चालक में बहने वाली धारा चालक में t सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा के बराबर होती है, सही है ना। या एकांक आवेश में किसी चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा को चालक में बहने वाली धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं एकांक आवेश में। तब मान लिया जाए t सेकंड में किसी चालक तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा q कूलम्ब हो तो चालक में बहने वाली धारा I बराबर q/t होगी। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। इतनी बात याद ना रहे तो सीधी सीधी इसके ऊपर लिख सकते हैं। इसी के बाद में हमने बात बताई है, फिर इसके बारे में आएंगे, चूँकि अब हम करेंगे मानी है हमने ये चीज़ें। माना तार की अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A है और तार के प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, माना है, यहाँ इंगित नहीं किया गया है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है। तो 1 सेकंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd होगी तथा 1 सेकंड में जब इतने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो t सेकंड में t गुने गुजरेंगे। सिंपल है बिल्कुल। तब t सेकंड में NaVdt इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। यदि मान लिया जाए एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा स्मॉल e है, ये लिख दिया है मैंने, स्मॉल e है, तो 1 सेकंड में यानी t सेकंड में उस चालक तार से होकर गुजरने वाले आवेश की मात्रा q बराबर n करके, ये n के बराबर है पूरा, इतने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे q बराबर n करके। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था q बराबर n, ये जो संख्या कोष्टक में लिखी है ये n के बराबर है, तो q बराबर n कर देंगे, e को उठा के यहाँ रख देंगे, NeAVdt आ जाएगा। इस q का मान उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे, t से t कट जाएगा, NeAVd बचेगा I बराबर। यही जो होगा आपका विद्युत धारा और ऋण वेग के बीच संबंध का व्यंजक है। इसी में अगला हेडिंग डालिए धारा घनत्व। धारा घनत्व करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। देखिए धारा घनत्व की परिभाषा देखिए पहले, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत, चालक में किसी बिंदु पर उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। अथवा किसी चालक के
किसी बिंदु पर उसके प्रत्येकांक क्षेत्रफल में से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाती है। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। माना किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा I एम्पियर हो, गुजरने वाली वैद्युत धारा I एम्पियर हो तो उस बिंदु पर धारा घनत्व निम्न होगा। J बराबर I/A। इसको और अपने रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं सूत्र के अनुसार। किसी चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा I तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A के अनुपात को चालक के किसी बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसके अनुसार भी डिफाइन कर सकते हैं इसको। यह सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश राशि होती है, इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तथा विमा A/L⁻² होती है। धारा घनत्व भी इम्पोर्टेंट है, कई बार बोर्ड में 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ लिया गया है। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। इसके बाद हेडिंग डालेंगे, इसी के आगे लिखेंगे धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। देखिए इसके आगे विद्युत धारा तथा हम जानते हैं क्योंकि अभी निकाला है अब हमें पूरा आर्टिकल करने की जरूरत नहीं है। ये आर्टिकल इसी में शामिल है।
आई बराबर एन ए वी डी। तो यहाँ से आगे लिखना सीधा, हम जानते हैं वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच निम्न संबंध होता है। आई बराबर एन ई ए वी डी, ये वाला अभी अभी जो निकाला है ये उठा करके यहाँ रखना है। आई बराबर एन ई ए वी डी। तब धारा घनत्व की परिभाषा के अनुसार धारा घनत्व की परिभाषा के अनुसार जे बराबर आई अपॉन ए। इस आई के मान को यहाँ रख दें, तब आ जाएगा आपका एन ई ए बी डी अपॉन ए से ए कट जाएगा, तब जे बराबर आ जाएगा आपका एन ई बी डी। ये बराबर एन ई बी डी। यही धारा घनत्व तथा वैद्युत धारा के सही है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध है। यहाँ तक क्लियर हो गया? दोनों चीज समझ में आ गई? देखिए कभी कभी वो पूछ लेता है कि विद्युत धारा किन किन बातों पर निर्भर करती है और धारा घनत्व किन किन राशियों पर निर्भर करता है, तो इसी के अनुसार लिख देंगे। विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों के आवेश, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और अनुगमन वेग पर निर्भर करता है तथा अनुगमन वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा घनत्व भी अनुगमन वेग पर निर्भर करता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जितना अनुगमन वेग बढ़ जाएगा उतनी ही उसकी विद्युत धारा बढ़ जाएगी, उतना ही धारा घनत्व भी बढ़ जाएगा। है ना? इसके बारे में पूरी बात हो गई। धारा घनत्व के बारे में ये हो गई, ये हो गई। अगला टॉपिक है गतिशीलता, मोबिलिटी। मोबिलिटी, गतिशीलता। ये उतर गया था? कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ लेना। वैसे स्पष्ट लिखा है, बिल्कुल सब साफ है, क्लियर। गतिशीलता, इम्पोर्टेंट है ये। अभी 1-2 वर्ष पहले ही टॉपिक लगा हुआ है गतिशीलता का, और हर बार बोर्ड में जरूर आ रहा है कोई ना कोई क्वेश्चन इस पर, गतिशीलता पर। 1 नंबर का ज़्यादातर इसकी परिभाषा पूछ लेता है, सूत्र लिखवा लेता है गतिशीलता के ऊपर। और सवाल जो आता है आपके लिए इस तरह आता है, यहाँ केवल मैंने खाली गतिशीलता लिखी है, क्योंकि वीडियो में टाइप करने में अभी मैं पूरा जब वीडियो को टाइप करके आपके सामने डालूंगा तो ये जो इतनी बड़ी हेडिंगें लिखवाई हैं उतनी बात नहीं लिखी मिलेगी, क्योंकि टाइटल 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 100 वर्ड का टाइटल लेता है केवल, तो उसे डाउनलोड करने में दिक्कत आती है। केवल इतना ही शब्द लिखूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड में वो आएगा आवेश वाहकों की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, आवेश वाहकों की गतिशीलता किसे कहते हैं। ठीक है नहीं? तो सबसे पहले गतिशीलता की डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। देखिए कोई भी चीज़ फिजिक्स में, मैंने आपको बार बार कहा है कि फिजिक्स में किसी भी चीज़ को रटे नहीं।
फिजिक्स में रटने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। हर चीज़ फिजिक्स की जितनी भी थ्योरी वगैरह है फिगर से और फॉर्मूले से बनती है। जो भी परिभाषा वगैरह लिखनी है वो सब फॉर्मूले से बनती है। एक एक नंबर की छोटी छोटी बातें जो आती हैं सब उसी थ्योरी में से निकल करके आती हैं। कभी कभी आप लोग समझते होंगे कि थ्योरी ज़्यादा लिखवाते हैं, थ्योरी ज़्यादा बोलते हैं। तो बेटे जितनी ज़्यादा आप लोग थ्योरी लिखेंगे उतना आपको फ़ायदा है। इस टॉपिक को अभी जो अनुगमन वेग और धारा के बीच संबंध मैंने कराया है, बहुत से लोग इसको सीधा सीधा लिखवाते हैं। हम जानते हैं आई बराबर क्यू बटे टी, उत्तर बनाया सीधा लिख दिया। इसके बारे में ज़्यादा करते हैं तो लिखवा देते हैं, माना किसी चालक में टी सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्यू कूलाम हो तो चालक में बहने वाली धारा आई बराबर क्यू अपन टी होगी। समीकरण 1 मान लो, तो सीधा लिखवा देंगे। मान लिया जाए अनुगमन वेग वी डी है, प्रत्येकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है और तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A है। 1 सेकंड में तार से अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd होगी और t सेकंड में NaVd t इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तब t सेकंड में गुजरने वाले आवेश की मात्रा q बराबर Ne करके सीधा सीधा निकाल करके, मात्र इतना बड़ा टॉपिक जो आधे घंटे में समझ में आया है, 5 मिनट नहीं लगे, पूरा हल कर दिया मैंने आपका। q बराबर Ne रख देंगे, उसको i का मान रखेंगे, q रखेंगे, t से t कट जाएगा, i बराबर NeAVd बचेगा। फिर आ जाएंगे हम धारा घनत्व पर। धारा घनत्व की परिभाषा है किसी चालक में किसी बिंदु पर चालक के प्रत्येकांक क्षेत्रफल के अविलंबवत गुजरने वाली जो विद्युत धारा है उसी को हम उस बिंदु पर धारा घनत्व कहेंगे। जे से प्रदर्शित करेंगे, जे बराबर आई अपॉन ए, इतना मालूम है मुझे केवल। जे बराबर आई अपॉन ए, वहीं से मात्रक मिल गया, वहीं से विमा मिल गई, वहीं से कैसी राशि है, सदिश राशि है, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है नी। उसके बराबर किया है कि आई बराबर NeAVd आया है। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध निकालने के लिए आई का मान उठा के मैंने वहाँ रख दिया है, ए से ए को काट दिया है, जे बराबर NeVd बचा, कटघरे में बंद कर दिया। विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है, मतलब ये वाला हो गया, धारा घनत्व में उसमें संबंध हो गया। जो बात आधे घंटे में पूरी हुई है वो 5 मिनट में दोनों टॉपिक खत्म। बात आती है गतिशीलता की। तो गतिशीलता में लिखिए, आवेश वाहकों की गतिशीलता, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता उसके द्वारा प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त अनुगमन वेग के बराबर होती है। अथवा अभी आप समझ रहे होंगे कि ये परिभाषा के इस रूप में नहीं आई। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता शब्द तो पहले ले लिया, परिभाषा के रूप में नहीं आई। उसके द्वारा प्रत्येकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त अनुगमन वेग के बराबर होती है। बात समझ में आ गई। अब मैं इसको परिभाषा में डिफाइन कर रहा हूं, देखिएगा। किसी आवेश वाहक द्वारा प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश वाहक द्वारा प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त अनुगमन वेग को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। परिभाषा में कन्वर्ट हो गई। उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बना दिया है मैंने, नहीं ध्यान पा रहा हो तो।
इसके आगे लिखिए, अब हमें इसका सूत्र बनाना है। परिभाषा देखिए, सूत्र से ही तो परिभाषा लिखी है मैंने, और उस परिभाषा से ही सूत्र लिखूंगा। अब माना किसी आवेश वाहक द्वारा वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई, बड़ी वाली, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में प्राप्त अनुगमन वेग Vd है, प्राप्त अनुगमन वेग Vd है, तो गतिशीलता की परिभाषा के अनुसार गतिशीलता की परिभाषा के अनुसार म्यू बराबर Vd अपॉन ई इसी से तो बना है, इसी से परिभाषा लिखी है मैंने। ई को एकांक माना है, Vd उसका अनुगमन वेग है, तो परिभाषा लिख दी, किसी आवेश वाहक द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त अनुगमन वेग को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। परिभाषा यहाँ से भी आप कर सकते हैं। किसी आवेश वाहक द्वारा विद्युत क्षेत्र ई में प्राप्त अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसका मात्रक SI पद्धति में मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड होता है। कैसे निकल गया? V वेग है मीटर प्रति सेकंड, E विद्युत क्षेत्र का मात्रा वोल्ट प्रति सेकंड, सॉरी वोल्ट प्रति मीटर, E का मात्रा वोल्ट प्रति मीटर, मीटर ऊपर पहुंच गया, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड हो गया। यहाँ के बाद में एक लाइन बोलूंगा, उसको अंडरलाइन कर लेना। आवेश वाहक की गतिशीलता सदैव धनात्मक होती है, सदैव धनात्मक होती है, तथा यह आवेश वाहक की प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो किसी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में तथा कोटर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं, तब इलेक्ट्रॉनों और कोटरों द्वारा परिपथ में वैद्युत धारा
एक ही दिशा में बहती है, एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तब परिपथ में बहने वाली कुल धारा इलेक्ट्रॉनों की विद्युत धारा तथा प्रोटॉनों की विद्युत धारा तब परिपथ में कुल विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों की धारा तथा प्रोटॉनों की धारा के योग के बराबर होती है। नहीं समझ में आया? देखिए समझने की कोशिश करें। ये जो होल दिखाए हैं मैंने, ये कोटर है। अभी आगे जा करके पीएन संधि डायोड वगैरह पढ़ेंगे, चालक अर्धचालक पढ़ेंगे, तब वहाँ समझ में आएगा आपको में कोटर क्या होता है। एक रिक्त स्थान बचता है, कक्षा पूरा करने से एक जगह रह जाती है, उसको कोटर की संज्ञा दी गई है। तो ये जो होल टाइप है ये कोटर है, और ये जो गहरे पॉइंट हैं ये इलेक्ट्रॉन है। सही है? मान लिया जाए एल लंबाई का एक अर्धचालक ब्लॉक है। जब तो जाइएगा, माना स्मॉल एल लंबाई का एक अर्धचालक ब्लॉक है। जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल ए है, जब इस चालक के सिरों के बीच ध्रुवांतर V लगाया जाता है, चालक के सिरों के बीच ध्रुवांतर V लगाया जाता है, तो अर्धचालक ब्लॉक के प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में तथा कोटर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं, तब परिपथ में विद्युत धारा
एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, माना इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VE, इस तरह लिखेंगे, माना इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VE तथा कोटरों का अनुगमन वेग BH, इंडिकेट है इलेक्ट्रॉन होल, कोटर के लिए होल के रूप में लिखा गया है, इसलिए H से इंगित किया गया है। BH है एवं, शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, सीधा लिखिए, एवं इलेक्ट्रॉनों की धारा IE तथा कोटरों की धारा IH है। ठीक है, यदि L लंबाई के अर्धचालक ब्लॉक में विभवांतर V के कारण स्थापित वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है, तब हम जानते हैं E बराबर V/L, इसे पढ़ चुके हैं, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अभी हमने बताया था तथा परिपथ में कुल धारा, आगे लिखिए, परिपथ में कुल धारा, ये बात मैंने अभी लिखवाई है आपको। परिपथ में जो कुल धारा होगी इलेक्ट्रॉनों की धारा और कोटरों की धारा के योग के बराबर होगी। कुल धारा कितनी बह रही है, I एम्पियर की, तो I बराबर कितना हो जाएगा, IE प्लस IH। परिपथ में कुल धारा I बराबर IE प्लस IH, जहां मैं करा रहा हूं आपको आर्टिकल को, कोई अध्यापक इस आर्टिकल को नहीं कराता है, बता दे रहा हूं आपको, केवल गतिशीलता की परिभाषा लिखवा के यहीं छोड़ देते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल निकालनी है आपके लिए। इसमें विशिष्ट प्रतिरोध का भी प्रयोग होगा, विशिष्ट चालकता भी प्रयोग होगा, वहाँ कहेगा कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। यहाँ लास्ट में जाके एक निष्कर्ष आएगा, इलेक्ट्रॉनों की जो गतिशीलता है वो कोटरों की गतिशीलता से अधिक होगी, इस आर्टिकल के अनुसार निकल के आएगा। अभी देखिए I बराबर IE प्लस IH, जहाँ अभी हमने विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध पढ़ा था, I बराबर NEAVD पढ़ा था, तो यहाँ जहाँ IE बराबर आ जाएगा NE, समझिएगा। मैंने यहाँ एक थोड़ा लिखवाना भूल गया हूँ, जहाँ प्रत्येकांक आयतन में एक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या NE लिखेंगे, लिख लीजिए, बढ़ा लीजिए उस लाइन को ऊपर। यहाँ पर जो लिखवाया ना मैंने BH और IE तथा IH है, एवं करके लिख लीजिए, एवं प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या
इलेक्ट्रॉन की संख्या Ne तथा प्रोटॉनों की संख्या, भाई देखिए हमने 3-4 तो दिखाए हैं, लेकिन ये बहुत सारे हो सकते हैं। प्रोटॉनों की संख्या NH है, तब यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पे Ne का प्रयोग करेंगे। NeA Be, सही है, और E, बात समझ में आ रही है आपके? यानी ये आ जाएगा IE बराबर उस भाषा में Ne इंडिकेट EA BE, ठीक है। इसी प्रकार IH बराबर हो जाएगा आपका NH EA BH, यहाँ IH बराबर NH EA BH। I और IH के मान यहाँ उठा कर रख दें। D की जगह पर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग BE माना है ना, मैंने पहले बोलो लिखवा दिया है, और प्रोटॉनों के लिए BH माना है। D के स्थान पर डिफरेंट वेलोसिटी प्रोटॉन व होल के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए E और H का प्रयोग किया गया है सिंबल। तब I बराबर IE प्लस IH, इन दोनों के मान रख दें, तब आ जाएगा NeA BE प्लस NHEA BH। जब I बराबर यहाँ से EA कॉमन हो जाएगा, तब बचाएगा Ne और Be प्लस NHBH, ठीक है। इसे मैं I/A कर सकता हूं, A का भाग इधर लगा रहा हूं मैं। I/A बराबर आ जाएगा आपका E Ne Be प्लस NHBH, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, लिखी भी और भी भाषा में लिख सकते हैं। अर्धचालक बैंड में संयोजी वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या Na और संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या NH है, इस रूप में भी लिख सकते हैं, चालक बैंड के अनुसार, केमिस्ट्री के उसके अनुसार। ठीक है, समझ में आ रही है? उस रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपकी। में यहाँ से आगे लिखिए, यदि विभवांतर B के कारण, यार शॉर्ट बात लंबा मत करो, शॉर्ट में लिखो। यदि अर्धचालक बैंड के सिरों के बीच प्रतिरोध R है, शॉर्ट में लिखो सीधा। यदि अर्धचालक ब्लॉक के सिरों के बीच प्रतिरोध R है, तब विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर RA/L, रो बराबर RA/L। ये मेरे लाला एक समीकरण नंबर हो गया तीसरा। यहाँ से लिखिए, समीकरण 1 कहाँ गया, ये वाला समीकरण 1 में समीकरण 3 का भाग लगाने पर। यहाँ से आगे लिखिए, समीकरण 1 में समीकरण 3 का भाग लगाने पर।
समीकरण 1 में समीकरण 3 का भाग लगाएं तो आ जाएगा आपका E अपॉन रो बराबर B अपॉन L गुणा R बटे RAL, ये आएगा भाग लगाएं तो ठीक है। L से L कट जाएगा, समझ में आ रहा है यहाँ तक। ये आपका बचेगा कितना, B अपॉन R गुणा 1 अपॉन A, ध्यान रखिए चूंकि B बराबर IR और I बराबर B बट्टे R, ठीक है। यहाँ ये तब ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका E बट्टे रो बराबर I अपॉन A, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ रही है। I अपॉन A का मान समीकरण 2 से रखने पर यहाँ ऊपर रख दो, यहाँ E अपॉन रो बराबर I अपॉन A यहाँ पर है, ये आया था E कोष्टक में है आपका NEVE प्लस NHBH, आ गया। आधा बात समझ में आ रही है आपकी में। ये E है यहाँ पर, इसको मैं इस रूप में लिख लेता हूँ, 1 अपॉन रो बराबर E NEVE अपॉन E, ठीक है, प्लस NHBH अपॉन E। ये इसलिए लिखा है, गतिशीलता की परिभाषा है। ये इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता है, ये प्रोटॉनों की गतिशीलता है। ठीक है, जहां BE अपॉन E बराबर म्यू E, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, तथा BH बट्टे E बराबर म्यू H, प्रोटॉन की गतिशीलता। तब इनके स्थान पर ये समीकरण कौन सा आया था हमारा, चौथा। चौथे समीकरण में बी अपॉन ई के स्थान पर म्यू ही रख दो, और ये तब हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा बेटे 1 अपॉन रो बराबर ई, कोष्टक में आ जाएगा आपका NE म्यू ई प्लस NH म्यू H। समीकरण आ गया 5वां।
सब कंप्लीट हो गया होगा डाउन से जहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ से आगे चलेंगे हम, लिख लीजिए जहाँ रो क्या है, जहाँ रो चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है, हम जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम क्रम को हम जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम क्रम को चालक की प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। कब सिग्मा बराबर 1/ρ, अर्थात सिग्मा बराबर ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच न्यू एच। यह व्यंजक यह दर्शाता है कि विशिष्ट चालकता इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की प्रकृति पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की प्रकृति तथा उनकी गतिशीलता पर निर्भर करती है, क्योंकि म्यू ई और म्यू एच आया है, तथा उनकी गतिशीलता पर निर्भर करती है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता प्रोटॉनों की गतिशीलता से अधिक होती है। इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता प्रोटॉनों की गतिशीलता से अधिक होती है। देखिए टॉपिक पूरा हो गया। ये आज का वीडियो यहीं तक। पूरे वीडियो को अंत तक देखें, आपकी समझ में सब बात आएगी। चाहे तो दोबारा थ्योरी लिख सकते हैं आप बैठ करके, समझ में आ रहा है। और जिन छात्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको बोलिएगा वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको हर वीडियो टाइम पर मिलता रहे। इसके द्वारा आपकी तैयारी होती रहे। आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक है।